दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों आज से हम विज्ञान की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये जो सीरीज है, ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है दोस्तों। इसके लिए हम आप लोगों के लिए जब तक आपकी एमटीएस की एग्जाम चलेगी तब तक हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी हम इस वीडियो को जब ताकि आप लोग साइंस को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, इसके लिए हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करवाई जाए, यानी कि आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं सभी, तो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का मतलब पहले से पता है आंसर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको लास्ट में यह भी बताना है कि आपका 45 में से क्या स्कोर रहा है। दोस्तों पहले प्रश्न के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। कृत्रिम उर्वरक यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है दोस्तों ये तीसरा तत्व होता है पोटेशियम, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों यानी कि जो टम्बलर्स होते हैं, जो दो मग्गे होते हैं, पर कई बार नहाते समय आप लोगों ने देखा होगा जो दो मग्गे जिससे हम पानी डालते हैं अपने ऊपर, वो एक दूसरे के अंदर यहां पर दब जाते हैं, तो को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे ये आपको बताना है दोस्तों मग्गे के अंदर जो है, यहां पर पानी के अंदर मग्गों में ठंडा पानी यहां पर डालकर उन दोनों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? दोस्तों सबसे पहले ये कहा था यहां पर कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? दोस्तों महासागरों में ज्वार भाटा के जो उत्पत्ति के कारण है वो है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। यहां पर जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, यहां पर ज्वार जो है यहां पर इधर और भाटा जो है दोस्तों इस तरीके से, और चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो है उसके प्रभाव से दोस्तों यहां पर जो ज्वार भाटा है वो यहां पर आता है। दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ये जो सीरीज हमने चलाई है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, गांवों में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? दोस्तों इसके अंदर भौतिक के जो सिद्धांत का प्रयोग होता है वो है अपकेंद्रण, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जेट इंजन जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा? दोस्तों जब पृथ्वी का अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण है ये अचानक लुप्त हो जाए या फिर सूर्य अचानक लुप्त हो जाए तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? एक तो देखो सूर्य जो है अगर लुप्त हो जाएगा तो पृथ्वी जो है वो अपने स्थान से क्या हो जाएगा, ये ब्रह्मांड में घूमने लग जाएगा, है ना, जो अंतरिक्ष है वहां पर ये घूमने लग जाएगा। ये जिस तरीके से अभी चक्कर निकाला है वैसे चक्कर नहीं निकालेगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है दोस्तों वो वही रहेगा, यानी कि जिस आकार का वो है वो तो उसी आकार का रहेगा, लेकिन जो उसका भार है दोस्तों, जैसे कि कोई 100 किलो का बाट है,
है ना, वो उतने ही किलो का यहाँ पर उसका जो किलो है ना यहाँ पर कि 100 केजी, तो वो कितने केजी का हो जाएगा, 0 केजी का हो जाएगा, यानी कि उसका भार लुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों? दोस्तों ये किए थे, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपलर ने यहां पर ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, सूची एक सूची दूसरी जो है उसको मैच करना है आप लोगों को। देखो मैनोमीटर जो है दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो मैनोमीटर गैस का दाब यहां पर मापा जाता है। इसके अलावा फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्रायोमीटर से दोस्तों निम्न ताप को, और गैस का जो घनत्व है ये डेजीमीटर के द्वारा दोस्तों मापा जाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? दोस्तों ये होती है अवरक्त यानी कि इनफ्रैक्टेड जो किरणें होती है उनकी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां, ध्वनि स्वर की पिच जो है ये किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ये आवर्ती पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे जो है वो मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू विद्युत तार स्थापन यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है ये मूलतः किस प्रवृत्ति में लगाई जाती है? दोस्तों ये लगाई जाती है समांतर संबंध से, यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा यहां पर बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है बग, यानी कि अगर मान लीजिए किसी फाइल में कोई गलती आ जाती है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कोई गलती आ गई या फिर कोई काम नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है, बग है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या फिर मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 8 बाइनरी अंकों के बराबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों द्रव्यमान यहां पर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार जो है दोस्तों वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है यहां पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों गन मेटल जो है ये आप लोगों को तांबा, टिन और जिंक की मिश्र धातु के तौर पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट है। अगला प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें मिथेल अल्कोहल जो होता है दोस्तों वो आप लोगों को हानिकारक पदार्थ के तौर पर देखने को मिलता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी जल का एक प्रकार है यहां पर। दोस्तों भारी जल जो है ये एक मंदक की तरह कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम यहां पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसे हम यहां पर D2O के तौर पर भी व्यक्त करते हैं दोस्तों। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी यहां पर चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? दोस्तों यहां पर जो ऑक्सीजन है ये प्रकृति में क्या होगा, एक
अचुंबकीय की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? दोस्तों बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का जो दोस्तों पीएच होता है वो कितना होता है? देखो दोस्तों पीएच स्केल जो होता है इसके अंदर 0 से लेकर 14 अंकों तक आप लोगों को देखने को मिलता है। 7 जो होता है दोस्तों, नंबर 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। अगर 7 से 14 के बीच में देखा जाए, ठीक है, तो वहां पर एल्कलाइन से लेनी, और अगर आप यहां पर नीचे जाएंगे किसमें 0 से लेकर 7 तक, तो वहां पर एसिडिक नेचर का आप लोगों को देखने को मिलता है। एल्कलाइन का मतलब होता है दोस्तों अम्लीय, और एसिडिक का मतलब होता है क्षारीय। तो अगर हम रक्त के पीएच की बात करें तो यहां पर इसका पीएच होता है दोस्तों 7.4। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध निम्न का उदाहरण है? दोस्तों दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो दोस्तों कौन सा तत्व है? ये है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों यहां पर 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये नाभिक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और यहां पर न्यूक्लियस, इसे आप यहां पर कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर निकालते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलय में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? तो दोस्तों ये हो जाता है लाल। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को आपको देखना है। यहां पर मलेरिया, फाइलेरिया, एलिसफेलराइटिस और ल्यूकीमिया और रक्त कोशिकाएं, दोस्तों इनसे संबंधित आपको जो सिस्टम है उसको मैच करना है, क्योंकि इसके अंदर आप ये मानकर चलिए ये तो 5 पॉइंट सूची जो दूसरी है उसके अंदर 5 पॉइंट है और इसके अंदर 4 पॉइंट है, तो आपको 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक नहीं मैच होगा, है ना। तो अगर हम मलेरिया की बात करें दोस्तों, तो मलेरिया का जो संबंध है ये रक्त कोशिकाओं से है ना, प्लेटलेट्स को प्रभावित करती हैं। फाइलेरिया का अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध जो है ये लसिका ग्रंथियों से है। अगर वही देखिए 5वां, चौथा, और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही है। फिर देखो अगर हम बात करें ल्यूकीमिया की दोस्तों, ल्यूकीमिया जो है वो यहाँ पर किसको प्रभावित करता है दोस्तों? बोन मैरो को, यानी कि मस्तिष्क मज्जा जो है उसको यहाँ पर प्रभावित करता है, यानी कि यहां पर एक, तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरा। इसका मतलब है सर यहां पर 5 4 2 1 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी का मस्तिष्क जो है अल्जाइमर में प्रभावित होता है, याददाश्त जाने लगती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार यानी कि सलाइवा जो है दोस्तों किसके पाचन में सहायक होता है? दोस्तों क्षार जो है यहां पर, सलाइवा जो है दोस्तों ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? दोस्तों ये अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह के अंदर यहां पर क्या करने लगता है? स्पंदन करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है? वही अगर हम बात करें जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और ऑक्सीजन आवश्यक है? नहीं, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा
स्वाद करता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर स्वीट है, इसका मतलब है दोस्तों अग्रभाग, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कड़वा, बिटर जो है वो आप लोगों का पीछा, और शोर जो है, खट्टा जो है वो साइड वाला, ठीक है, पीछे से साइड में, और सोल्टी जो है वो आगे से साइड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? दोस्तों ये बनाता है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस, इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, आर्सेनिक बोला जाता है। इसे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑटोमिक नंबर कितना हो गया दोस्तों? 33 आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? दोस्तों यहां पर अगर हम यौगिक की बात करें तो ये यौगिक जो है वो है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव समूह संबंधित है। देखिए दोस्तों, मानव समूह जो है ये आपको यहां पर फाइलम कोर्डेटा जो है उसके अंतर्गत क्लास मेमोरिया से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलता है, मेमेलिया से संबंधित देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है? दोस्तों ये फैलती है निद्रा व्याधि, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग जो है दोस्तों वो लंबी होती है। दोस्तों ये होती है 0.4 माइक्रोन के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमरी जो है दोस्तों वो क्या है? दोस्तों एमरी जो है ये एक अशुद्ध कोर्डम है और यहां पर आयरन ऑक्साइड का मिश्रण आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों ये है क्लोरोफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अगला है यहां पर क्वार्टज घड़ियां जो है दोस्तों ये किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दोस्तों ये दाब विद्युत के प्रभाव के द्वारा कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।